हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर वही जो सीरीज टॉप 1000 जीके जीएस का महासंग्राम जो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 3 आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह जो है यह पार्ट 3 में है। तो इस पाठ का इस जो महासंग्राम सीरीज जो है जीके जीएस का 1000 का जो ये सीरीज है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर हमारे चैनल को विजिट करके इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अवश्य कर लें। वो इसी वीडियो ये जो है इसी चैनल पर इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोगों को वो दोनों वीडियो मौजूद हैं। ठीक है? तो आज का यह जो वीडियो है दोस्तों, जो आगामी आने वाली परीक्षाएं जो है, जैसे कि बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल या सिपाही का जो एग्जाम होने वाला है, या बिहार स्टेट का जो एग्जाम चल रहा है, या उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, तो ये जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, तो इन सब के लिए ये जो आप लोग को 1000 वाली जो सीरीज चला रहे हैं, ये काफी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, और अंत तक देखने के बाद आप कहिएगा कि नहीं सर, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैंने इसको इतने विस्तार पर और इतने अच्छे से समझाया है कि एक बार देख लेने के बाद आपको फिर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा दोस्त हो जाएगा क्षमादान देने का अधिकार जो हो जाएगा? तो दोस्तों, यह जो अनुच्छेद 161 जो है, यही राज्यपाल को क्षमादान देने का अधिकार प्रदान करता है। कौन? ये अनुच्छेद 161। तो परीक्षाओं में एक और प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि ये तो बॉस राज्यपाल का हो गया, तो सर अब राष्ट्रपति जो क्षमादान करते हैं उसका भी बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहीं पर उसको भी बता दे रहा हूँ, और मेरा प्रयास ही यही रहता है कि जो क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं उसको वहीं पर समझा दूं, ताकि परीक्षा में आपको बैठने के बाद कोई किंतु परंतु ना रह जाए, और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आप लोग बैठ गए। आप लोग बस इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग दोस्त वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और कमेंट तो आप लोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या है, मैं आपको इसी तरह का टॉप क्वेश्चन जो है, मैं इसी पूरे चैनल पर आपको पढ़ाता रहूंगा, और आपके परीक्षा की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। क्योंकि अभी चैनल आया है, तो अभी मैथ और रीजनिंग की क्लासेज नहीं आ रही है। हिंदी की क्लासेज आप लोगों का जो डिमांड था उसको भी मैंने पूरा कर दिया। हिंदी की क्लासेज भी अब स्टार्ट हो गई है, जो रोज इसका एक-एक वीडियो आपके इस चैनल पर आएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो प्रश्न जो है, यह अनुच्छेद 161 तो हो गया, राज्यपाल को क्षमादान वाला हो गया। ये देखिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है अनुच्छेद 72, यह जो हो जाएगा दोस्तों, यही जो अनुच्छेद है, यह राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है। क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 72 हो गया। अनुच्छेद 96 हो गया, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें कि ये क्या कहता है। तो यह जो हो जाएगा दोस्त, ये लोकसभा जो सदन हो गया, लोकसभा से संबंधित ये है अनुच्छेद 96। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, तो अगर अध्यक्ष को पद से हटाने की हटाने की संबंधित प्रस्ताव है कोई, हटाने से संबंधित प्रस्ताव है, तो वह अध्यक्ष वह जो है सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। वह जो है सदन की अध्यक्षता
नहीं करेगा। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की कोई संबंधित प्रस्ताव को लाया गया है उस सदन में, तो सदन में जब लाया गया है तो उस सदन की जो अध्यक्षता जो है वो अध्यक्ष नहीं कर पाएंगे, वो दूसरा कोई करेगा। तो यही जो है अनुच्छेद 96 कहता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये अनुच्छेद 119 देख लें, ये क्या कहता है। तो दोस्तों यह वित्तीय मामलों और व्यापार के संचालन में यह संबंधित है। किससे संबंधित है? यह वित्तीय मामलों एवं व्यापार से संबंधित ये अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद? 119। मतलब ये हुआ कि वित्तीय मामलों एवं व्यापार से संबंधित कानून बनाने के संबंध में जो बातें होती हैं, यह जो है अनुच्छेद 119 के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 161 तो हम लोग देख ही लिए कि राज्यपाल को क्षमादान देने का अधिकार हो गया। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको पूरा पोस्टमार्टम कर दिए इस क्वेश्चन का। यहाँ से देखिए मैं आपको 4 क्वेश्चन बता दिया। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को मैं जानकारी प्रोवाइड करता रहूं और आप लोगों के सिलेक्शन में एकदम ये मैं अच्छे तरीका से आप लोगों को सिलेक्शन में आप लोगों का एक सीढ़ी जो बनना बोला जाता है कि उस सफलता की सीढ़ी में मेरा भी हाथ हो, यही मेरा लक्ष्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पहले तो परीक्षा में क्या पूछा जाता है इसको हम लोग देख लें। क्वेश्चन जो है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये लखनऊ है। सिडबी का जो मुख्यालय है यह लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ तो हो गया दोस्त। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जो परीक्षा संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार परीक्षा में ये सिडबी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जो हो गया यह हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया किसका? सिडबी का फुल फॉर्म हो गया। इसको हिंदी में अगर बात हम लोग करेंगे तो यह जो हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्या दोस्त हो जाएगा? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बातें हो गई, ये सब बातें पूछी जाती हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा, चाहे वो एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, ये क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाता है। अगर सिडबी का आ गया तो सिडबी से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। तो ये तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ हो गया। सिडबी का फुल फॉर्म हम लोग देख लिए। अगर पूछ दे परीक्षा में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सिडबी का दोस्त जो स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। ठीक है। और क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन जो है वर्तमान अध्यक्ष जो हो गए, यानी कि अभी मैं 2023 के ये अगस्त की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो ये वर्तमान जो अध्यक्ष जो है दोस्तों, यह कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है ये श्री शिव सुब्रमण्यम रामन जी हैं। कौन है? श्री शिव सुब्रमण्यम, श्री शिव सुब्रमण्यम रामन। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं दे देता है एस रामन। एस रामन जो हो गया ये शॉर्ट फॉर्म में दे देगा। तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को बिल्कुल सटीक जो आप लोगों को जानकारी दे दिए, ये इससे बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं आशा करता हूं कि इतना जो जानकारी आप लोगों को दे दिया, तो सिडबी से इससे ज्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में जो आप लोगों को एसएससी रेलवे बैंक हो गया, बिहार सिपाही हो गया, बिहार दरोगा हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, तो इन सारी परीक्षाओं में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म पूछ लेगा, कब स्थापना हुई थी,
कहाँ मुख्यालय है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये सारी बातें को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं। तो किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं दोस्त। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आसंजक बल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये आसंजक बल हो जाएगा। तो हम लोग तो आसंजक बल देख लिए, तो इसका थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन भी देख लें कि ये आसंजक बल होता क्या है आखिर में। यह दोस्त क्या होता है, यह दो विभिन्न दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है। क्या होता है, लगने वाला आकर्षण बल जो हो गया, यह क्या कहलाता है, आसंजक बल कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, ये क्या हो गया, लगने वाला आकर्षण बल, यह आसंजक बल कहलाता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला जो बात हो गई, ये तो हो गया। और कुछ एग्जाम्पल जो हो जाता है, जैसे कि पित्तल के बर्तन पर हम लोग कलई करते हैं, यानी कि पॉलिश करते हैं निकेल की, तो वो भी असंजक बल के कारण ही वो संभव हो पाता है। ठीक है। तो ये असंजक बल के कुछ उदाहरण हो गए। तो अब हम लोग असंजक देख लिए, तो थोड़ा सा हम लोग यहीं पर ससंजक बल भी देख लें। ससंजक बल दोस्त, इसको इंग्लिश में असंजक बल को क्या कहते हैं, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो असंजक बल को हम लोग एडेसिव फोर्स कहते हैं। एडेसिव फोर्स, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। जो चीज जहां पर है वहीं पर बताकर उसका सुखड़ा साफ कर दूंगा। तो असंजक बल को एडेसिव फोर्स भी कहते हैं। और ये ससंजक बल जो हो गया, इसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, किसको, ससंजक बल को। तो यह क्या होता है दोस्त, तो असंजक तो हो गया कि दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, एक ही पदार्थ के, क्या हो जाएगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। तो हम लोगों ने असंजक बल और ससंजक बल दोनों को यहाँ पर देख लिया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। यानी कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य पर, मौर्य वंश पर हमारे ही चैनल पर बहुत ही विस्तृत रूप से, यानी कि समझ लीजिए कि अब उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं बन सकते हैं। मैंने बिल्कुल मौर्य वंश का पूरा सुखड़ा साफ एक ही वीडियो में कर दिया है। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंबिसार हो, ठीक है ना, और ये अशोक हो, तो ये जितने भी राजा हैं उसको मैंने उसी में आप लोग को बता दिया है। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और ये अशोक के बारे में मैंने वहीं पर बता दिया है। और जितने भी मौर्य वंश के जो राजा हो गए, अंतिम राजा वृषरथ हो गए, तो उससे जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, यानी जितने भी प्रश्न बनते हैं, तो 50 से ज्यादा प्रश्न मौर्य वंश पर मैं उस वीडियो में आप लोग को बताया हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर अवश्य देख लें। तो वो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो यह जो दोस्त हो जाएगा, यह सतवाहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सतवाहन हो जाएगा। तो सतवाहन तो यहाँ पर हो गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सतवाहन वंश के अगर संस्थापक की बात की जाए, ये संस्थापक की बात की जाए,
तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो है यह सिमुक था। कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक था। इससे और प्रमुख प्रमुख कौन से राजा हो गए दोस्त? तो यह जो हो गए, एक सातकर्णी प्रथम का आप लोग नाम सुने होंगे। एक हो गए गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये सारे जो राजा हो गए, ये सिमुक सातकर्णी और गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सारे सातवाहन वंश के राजा थे। किसके राजा थे? सातवाहन वंश से संबंधित थे। संस्थापक सिमुक हो ही गए सातवाहन वंश के। थोड़ा सा अब देख लेंगे हम लोग राष्ट्रकूट जो वंश है, इसका भी हम लोग देख लेंगे कि इसकी स्थापना किसने की, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हो गए दोस्त, यह थे दंती दुर्ग प्रथम। दंती दुर्ग प्रथम। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लूं। होता है क्या, जल्दबाजी में मैं थोड़ा सा। दंती दुर्ग प्रथम किसके संस्थापक हो गए? राष्ट्रकूट वंश के। यहाँ पर चालुक्य वंश, इसको भी संस्थापक को हम लोग देख लें। परीक्षा में दोस्त ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसे यूं ही आपका टाइम नहीं व्यर्थ कर रहा हूं और यूं ही नहीं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, मैं उसको वहीं पर बता देना उचित समझता हूं। तो ये चालुक्य वंश जो हो गया, इसके शासक, ये संस्थापक कौन थे दोस्त? तो इसके संस्थापक थे, ये जो थे पुलकेशिन प्रथम जो थे। ये पुलकेशिन प्रथम जो थे, इसके संस्थापक हो गए चालुक्य वंश के। तो थोड़ा भाई मेरे हम लोग पल्लव वंश को भी देख लें। इसके संस्थापक कौन हो गए? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे, जिसने स्थापना की थी, यह जो हो गए सिंह विष्णु जो हो गए, यह पल्लव वंश के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है दोस्त? यह जो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। क्वेश्चन में ये क्या पूछ लेता है कि किलोमीटर में पूछते कि कितना किलोमीटर है। तो दोस्त 4096 किलोमीटर जो है, ये बांग्लादेश जो अपने भारत से सीमा, स्थलीय सीमा साझा करता है। कितना? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर दो तीन दोस्त और जो पड़ोसी हैं उसको भी देख लें। तो भूटान की हम लोग बात करें, तो भूटान जो हो जाएगा, यह भारत के साथ 699 किलोमीटर यह सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो हो गया, यह भारत के साथ सबसे छोटा स्थलीय सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर दोस्त? तो यह जो हो जाएगा 106 किलोमीटर। यानी कि ये तो सबसे लंबी वाली बात हो गई बांग्लादेश, और यह जो हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछ दे तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा, 106 किलोमीटर हो जाएगा। श्रीलंका जो है दोस्तों, यह डायरेक्ट स्थलीय सीमा से तो नहीं लगा हुआ है। ये भारत के साथ स्थलीय सीमा से डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच में जो ये एक बाउंड्री बनती है, तो इसी के बीच में एक पाक जल डमरू मध्य आता है। क्या आता है? पाक जल डमरू मध्य, या मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी। तो यह जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कौन? पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी जो हो गई, ये दोनों एक ही बात हुआ, ये दोनों से ये अलग होता है श्रीलंका। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाक जल डमरू मध्य जो है, कौन कौन देश को अलग करता है, यानी कि किन दो देश के बीच में ये जल सीमा जो है। तो पाक यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग कंफ्यूजन में भारत और पाकिस्तान मार देते हैं, तो दोस्त वहीं पर हो जाता है क्वेश्चन गलत। तो क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है और फिर उसका उत्तर देना है। तो ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। ठीक है। और भारत से जो श्रीलंका की बीच की, जो दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर भारत और श्रीलंका की बीच की दूरी ज्ञात किया जाए, तो ये लगभग 31 किलोमीटर है। कितना है? 31 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्त? यह 31 किलोमीटर। तो ये सब इसके बारे में संबंधित तथ्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो फलों के रसों को सुरक्षित बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मिक अम्ल हो गया। इससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? अगर इसका रासायनिक सूत्र कभी पूछ ले, ये फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछ ले, तो क्या हो जाएगा इसका दोस्त? यह HCOOH जो हो गया, यह इसका रासायनिक सूत्र हो गया। किसका? फॉर्मिक अम्ल का हो गया। फॉर्मिक अम्ल को ही अगर हम लोग बात करें, इसी को हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं फॉर्मिक अम्ल को। एक और क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटियों के डंक में यही फॉर्मिक अम्ल होता है दोस्त, यही फॉर्मिक अम्ल होता है। तो देखिए आपको मैंने यहाँ से 3 क्वेश्चन बना दिया। एक तो फलों को सुरक्षित रखने के लिए इसको यूज किया जाता है। रासायनिक सूत्र हमने आपको बता दिया। इसको मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी परीक्षा में पूछ दे तो। चींटियों के डंक में यही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पर जो 2-3 अम्ल दिए हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा उतना डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान का जो सेक्शन चल रहा है इसी चैनल पर, जो रसायन विज्ञान का पार्ट 1 है, आप लोग उसको जाकर देख लें। और मैं उसको उसी सेक्शन में जाकर बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पर परीक्षा में कभी-कभी ये रासायनिक सूत्र जो है ये पूछ लिए जाते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा HNO3 जो हो जाएगा, यह इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो दोस्त हो गया, यह हम लोग जानते हैं कि इसको HCl कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है। ये ऑक्जेलिक अम्ल है। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें, तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H2O4 जो हो जाएगा, यह ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? C2H2O4। तो इसके बारे में भी हमने पूरे विस्तृत रूप से आपको बता दिया। दोस्त, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखते ही नहीं हैं, कोई रिप्लाई ही नहीं करते हैं आप लोग कि सर ये कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि इसी तरह का जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अपने परीक्षा में जो आत्मविश्वास के साथ बैठना है, वो एकदम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बैठे, कहीं किंतु परंतु ना रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी? तो ये किनके अनुशंसा पर पड़ी दोस्त? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह जो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले जो हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली थी। किसमें? भारत में। और यहाँ पर जो 2-3 ये जो दिया गया है ऑप्शन, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लें। तो लॉर्ड कर्जन जो हैं, यह संबंधित किससे हैं दोस्त? तो यह बंगाल विभाजन जब हुआ था, तो ये भारत के गवर्नर जो थे, ये लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड डलहौजी को हम लोग राज्य हड़प नीति से जानते हैं। राज्य हड़प नीति से जानते हैं हम लोग। ये राज हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था कि जब कोई राजा का अपना लड़का नहीं होता था, तो उस राज को ये लोग हड़प लेते थे। यानी कि कोई अगर गोद लिया हुआ लड़का हो गया या दत्तक पुत्र हो गया, उसको ये लोग राजा नहीं मानते थे। और पहले बहुत ऐसे राजा थे जिनका अपना पुत्र नहीं होता था। तो लॉर्ड डलहौजी जो अपना दिमाग लगाया और राज हड़प की नीति को इन्होंने लाया। ठीक है।
अब इसको हम लोग थोड़ा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देख लेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली जो है, इसको सहायक संधि प्रणाली जो है, भारत में सहायक संधि प्रणाली जो है, इसी की देन है। किसकी? लॉर्ड वेलेस्ली की। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। मैं यूं ही किसी क्वेश्चन पर मैं आप लोग को इतना समय नहीं ले रहा हूँ। आप लोगों का एक एक कीमती समय को मैं समझ रहा हूँ, और आप लोगों को मैं टॉप लेवल का क्लास बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। इसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग अगर कहीं से आप लोग पेड कोर्स खरीद कर पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग उसको, और एक बार मेरे चैनल पर जो कम से कम 42-44 वीडियो जो हैं, ये मैं अपलोड किया हुआ हूँ, उसको देखिए और कंपेयर कीजिए कि जो फ्री में मेरे द्वारा बताया जा रहा है, क्या उससे उसका स्तर काफी ज्यादा है। आप लोग दोस्त, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको उसमें और इसमें काफी फर्क नजर आएगा। ये बिल्कुल मैं टॉप लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाकर आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्त, आप लोगों को बस इस चैनल को सपोर्ट करना है और मेरे मोटिवेशन को आगे बढ़ाना है, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं आप लोग के लिए। और वो मोटिवेशन जो है, आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने में चैनल को क्या जाता है दोस्त, उसमें तो कोई पैसा लगता नहीं है। तो आप लोग हिचकिचाइए मत, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आप ही लोग का फायदा है। तो लॉर्ड वेलेस्ली को हम लोग देख लिए। ये सहायक संधि प्रणाली जो है, इसके द्वारा लाया गया था। इसने अपने आप को इसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। क्या कहा था? ये बंगाल का जो शेर जो है, इसने अपने आप को कहा था। ये अपना मुंह मिट्ठू जो है, ये लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो कभी क्वेश्चन जो आ जाए कि कौन सा ऐसा गवर्नर जो था जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, तो यह जो आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली जो हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आधी हो जाती है। तो दो तरह के विभाजन होता है, एक तो अर्धसूत्री विभाजन हो गया, एक हो जाता है, यहीं पर हम लोग देख लें, समसूत्री विभाजन। ठीक है ना? इसमें तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या एक समान रहती है। क्या रहती है? समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। क्या रहती है? समान रहती है। तो समसूत्री विभाजन को भी हमने आपको यहीं पर बता दिया, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन आप लोग देख लिए, इसमें आधा हो गया, लेकिन समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में दोस्त किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा, यह एथिल एसीटेट जो हो जाएगा, इसका हम लोग कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग करते हैं। इसमें करते हैं, ये कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। इसका अगर रासायनिक सूत्र की हम लोग बात करें एथिल एसीटेट का, तो यह जो हो जाता है C4H8 और O2, यह इसका रासायनिक सूत्र हो गया एथिल एसीटेट का। ठीक है? और इसका और उपयोग जो हो जाता है, जैसे पेंट बनाने में, सफाई मिश्रण की सफाई वाली जो सामान बनाते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है एथिल एसीटेट का। और यह काफी हानिकारक होता है पर्यावरण की दृष्टि से। कौन? यह एथिल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक ओलंपिक मसाल को किस वर्ष अपनाया गया? तो दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक मसाल को किस वर्ष अपनाया गया? यह जो हो जाएगा, यह 1936 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1936 में अपनाया गया। और यह 1936 में जो था दोस्तों, यह कौन सा ओलंपिक था, कहाँ पर हो रहा था दोस्त? यह जो हो जाएगा, यह बर्लिन का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। बर्लिन का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था।
ओलंपिक था, ठीक है ना। और पहली बार इसमें मशाल का हम लोगों ने प्रयोग किया था 1936 में। ओलंपिक से अगर हम लोग बात करें तो देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये ओलंपिक से क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। ओलंपिक खेल से जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। पहला तो अगर देख लें हम लोग कि इसकी शुरुआत कब हुई थी ओलंपिक खेलों की, तो आधुनिक ओलंपिक जो है, आधुनिक ओलंपिक जो है, इसकी शुरुआत जो है दो 1896 में हुई। कहाँ पर? एथेंस से शुरू हुई थी। एथेंस, जो कि ग्रीस की राजधानी हो गई या यूनान की राजधानी कह लीजिए एथेंस। ये 1896 में आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत हुआ। इसका अगर हम लोग जनक को देखेंगे कि पूछ लिया जाए कि आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है या इसका स्थापना में किसका श्रेय जाता है, तो इसका जो है यह पियरे डी कोबर्टिन जो हो गया, कॉबर्टिन जो हो गया, यह ट है कॉबर्टिन का, पियरे डी कॉबर्टिन का काफी योगदान जो है, या इन्हीं को हम लोग आधुनिक ओलंपिक का जनक कहते हैं। किसका? आधुनिक ओलंपिक का। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, ये इस तरह का रिंग बना हुआ रहता है, देखिए बता रहे हैं आपको, इस तरह का रिंग बना हुआ रहता है। तो ये कितने छल्ले होते हैं दोस्त? तो यह जो होता है 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। किसमें? ये ध्वज में होते हैं। ओलंपिक खेल से और एक क्या चीज हो गया, इसका आदर्श वाक्य पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इसका आदर्श वाक्य क्या होता है। तो यह जो होता है, यह होता है अल्टियस, अल्टियस। दूसरा हो जाएगा अल्टियस सिटिस, ये ट है, सिटिस। और फोर्टियस, अल्टियस सिटिस और फोर्टियस जो हो गया, यह आदर्श वाक्य हो गया किसका? ओलंपिक का। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं अगर अर्थ की हम लोग बात करें, तो यह जो हो जाएगा तेज, उच्चतर और मजबूत, तेज, उच्चतर और मजबूत जो हो गया, यह आदर्श ओलंपिक ओलंपिक का आदर्श वाक्य हो गया। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे 5 छल्ले हो गए ध्वज में। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो 5 जो छल्ले हैं, ये 5 महादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिर्फ प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्ती, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस वो पार्टिकुलर जो महादेश जो है उसको ये लोग उसका एक फिक्स रंग हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो प्रतिनिधित्व करते हैं जो ओलंपिक खेलों का, उन्हीं के बारे में ये दिया गया है। तो वो 5 रंग कौन कौन सा है थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो ये 5 जो छल्ले जो हैं, पहला एक नीला हो जाता है, दूसरा काला हो जाता है, पीला हो जाता है, लाल हो जाता है और एक हरा हो जाता है। तो नीला जो हो गया दोस्त, नीला जो हो गया यह यूरोप, यूरोप देश का, यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। काला जो हो गया यह अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। पीला जो हो गया यह दोस्त, यह एशिया महाद्वीप का यह प्रतिनिधित्व करता है। लाल जो हो गया दोस्त, यह अमेरिका का करता है। किसका? अमेरिका का। और यह जो हरा जो हो गया, यह ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना का करता है। किसका? ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना का करता है। किस कौन? तो ये हमने आपको 5 छल्लों के बारे में, 5 जो रिंग हो गए, ये रिंग कह लीजिए इसको या छल्ला कह लीजिए। तो जितने भी ओलंपिक से आपको क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैंने आपको यहीं पर पढ़ा दिया। एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लीजिए जो बन सकता है परीक्षा में, अगर पूछ ले कि भारत प्रथम बार ओलंपिक कब जीता था, तो 1928 में, 1928 में एम्स्टर्डम जो, एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक खेल जो हुआ था,
उसमें भारत स्वर्ण पदक जीता था, पहली बार स्वर्ण पदक जीता, पहली बार। ठीक है। और किस चीज में जीता दोस्त? तो यह जो होगा हॉकी में जीता था। किसमें? हॉकी में। तो भारत जो है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक पहली बार जीता था। किसमें? हॉकी में जीता था। तो दोस्तों देखिए, मैं पूरा ओलंपिक खेलों का जो सुखड़ा है मैं यहीं पर साफ कर दिया। अब आपको लग रहा है क्या कि क्वेश्चन इससे बचने वाला है? अगर कोई क्वेश्चन स्टेटिक पूछा जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई क्वेश्चन आपको बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 जो है, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्त? तो यह जो द्रव का क्वथनांक है, यह बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई? यानी कि अपने देश में भारत रत्न जो पुरस्कार है, इसकी देने की शुरुआत कब से की गई? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। आप लोग देखिए थोड़ा सा ट्राई करके। और मैं जो क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, इस बीच में आप लोग बटन से, आप लोग स्पेस बटन से आप लोग पॉज कर लीजिएगा और फिर आंसर देकर देखिएगा और फिर आंसर मिलाइएगा जो मैं आंसर बोलूंगा कि आपका वो आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ये 1954 में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। तो अब हम लोग थोड़ा भारत रत्न पुरस्कार के बारे में पूरा विस्तृत रूप से देख लें। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में देख लें। तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में पहला पॉइंट हम लोग देख लेंगे। यह तो हो जाएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है यह, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। कौन? भारत रत्न पुरस्कार। इसको क्या दिया जाता है? तो इसको राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। ये राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र में आप लोग वो सेवा कर सकते हैं? जो राष्ट्रीय सेवा जो है, कौन कौन से क्षेत्र हो गया दोस्त? तो यह जो हो जाएगा, कला हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूँ दोस्त। ये कहीं भी आपको पेड कोर्स में भी इतना अच्छे से नहीं समझा पाएंगे लोग, जितना मैं आपको यहाँ पर फ्री में बता रहा हूँ। और इसके ग्लोबल क्लासेस आपको इसी तरह टॉप लेवल का कंटेंट जो है हमेशा देते रहेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंच जाए। तो कला में हो गया, साहित्य में हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, ठीक है ना, सार्वजनिक सेवा में हो गया, सार्वजनिक सेवा में हो गया, और खेल में हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों में भारत का सर्वोच्च सम्मान जो नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई भारत रत्न पुरस्कार की। तो 1954 में जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था, इसको थोड़ा सा देख ले किसको किसको मिला। सबसे पहली बार तो दिया गया 1954 में। तो यह जो था सी राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी। दूसरा जो हो गया, ये संयुक्त रूप से तीनों लोग को मिला था अलग अलग क्षेत्रों में। सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन जी को मिला था। एक मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को मिला था। तो इन तीनों लोगों को 1954 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, और पहली बार 1954 में ही दिया गया था। अब परीक्षा की दृष्टि से और एक दो पॉइंट बच जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पहला विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, कौन हो जाएंगे दोस्त? तो यह जो हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जो हो गए, जिनको
1987 में पहली बार विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगर यहीं पर एक और देख लें, क्वेश्चन ये भी कभी पूछ लिया जाएगा, अगर दूसरा विदेशी की हम लोग बात करें, दूसरा विदेशी व्यक्ति की बात करें हम लोग, तो यह जो दूसरा विदेशी व्यक्ति जो हो जाएगा, यह कौन हो जाएगा? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन थे? ये एक नेल्सन मंडेला जी जो थे, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जी को यह दूसरा व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। और कब नवाजा गया था? तो 1990 में दिया गया था इनको। तो पहली बार जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, और नेल्सन मंडेला जी को 1990 में दिया गया था। तो भारत रत्न पुरस्कार से जितने भी सुखड़ा जो हो गया स्टेटिस्टिक्स जीके का, मैं यहीं पर आपका साफ कर दिया। क्वेश्चन अब आप लोगों को अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि अब क्वेश्चन इसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। और क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो दोस्त यह विद्युत चुंबक जो है, यह किससे बनाया जाता है? तो यह नर्म लोहा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? नर्म लोहा से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? तो सर्वाधिक जो क्रियाशील तत्व है दोस्तों, यह कौन सा है? यह फ्लोरीन है। ये मैं जो रसायन विज्ञान का जो आप लोगों को बताया हूँ, वहीं पर इसके बारे में, सारे तत्वों के बारे में मैं विस्तृत रूप से बताया हूँ। और और भी उसका पार्ट मैं आपको लेकर आऊंगा, ताकि आपको मैं सेक्शन वाइज भी वीडियो प्रोवाइड कर दूं, चाहे वो भौतिकी हो, रसायन हो, जीव विज्ञान हो। तो भौतिकी रसायन का तो एक एक पार्ट मौजूद है, जीव विज्ञान का 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है। तो अभी तक आप लोग वो नहीं देखे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लें। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्त? यह जो हो जाएगा, यह 1911 में हुआ था। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है? पहले नंबर तो पूछ लिया जाता है, यह कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। इसका वास्तुकार के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जो है कौन थे? ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जॉर्ज बीटेट जो है, ये विटेट जो है, जॉर्ज बीटेट जो है, यह वास्तुकार थे किसके? गेटवे ऑफ इंडिया के। और किसके उपलक्ष्य में यह बनाया गया था? यह जो है गेटवे ऑफ इंडिया किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था दोस्त? तो यह जो जॉर्ज जॉर्ज पंचम और उनकी रानी जो थी, रानी मैरी, इनकी प्रथम भारत यात्रा के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। किसको? गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी प्रथम की भारत यात्रा में। ठीक है। इन्हीं की स्मृति में यह बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। तो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनते थे, जिसको मैंने यहीं पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी दोस्त? यह जो किया था, यह हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने किया था। ये जो दोस्त है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? इतिहास से क्वेश्चन है। और इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षाओं में जो आने वाले बनते हैं, उसका मैं हमारे अपने चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग को एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जहां पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। तो आप लोग उसको भी इस वीडियो के बाद अवश्य देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको,
भारी जल का अणु भार कितना होता है? यह बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है दोस्त। ये कई बार क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस दरोगा हो, बिहार पुलिस सिपाही हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, तो ये कहीं भी क्वेश्चन जो है, यह ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलेगा। तो भारी जल का अणु भार कितना होता है दोस्त? यह जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 ग्राम पर मोल होता है। 20 ग्राम पर मोल होता है। ये हिंदी में आपको लिख दे रहा हूँ। ये केवल 20 नहीं होता है, ये 20 ग्राम पर मोल यह जो होता है भारी जल का अणुभार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया जो है दोस्त, यह किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों, यह हिंद महासागर में स्थित है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का, और बीपीएससी का भी यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग को कंफ्यूज होकर उल्टा पलटा आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन हिंद महासागर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, एफएओ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एफएओ की स्थापना जो है दोस्त, ये किस वर्ष की गई? तो इसका जो स्थापना है यह 1945 में किया गया। कब किया गया? 1945 में किया गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आता है, तो एफएओ का हम लोग को कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म जो हो जाएगा इसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया, इसका एफएओ का फुल फॉर्म हो गया। हिंदी में अगर बात हम लोग कर दें, तो खाद्य एवं कृषि संगठन हो गया। इसी को हम लोग खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं। किसको? एफएओ को। तो इससे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो दोस्त, इससे मुख्यालय पूछ सकता है कि एफएओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यही एफएओ का दोस्त मुख्यालय जो है रोम में है। रोम इटली में है। कहाँ पर है? यह इटली में है। ये रोम में स्थित है एफएओ का मुख्यालय। ठीक है। अभी हम लोग वर्तमान इसके एफएओ के जो वर्तमान महानिदेशक जो है, ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। 2023 की अगस्त तक की बात कर रहा हूँ। वर्तमान निदेशक जो हैं, ये इसके कौन है? ये वर्तमान महानिदेशक किसके? एफएओ के। तो वर्तमान महानिदेशक की बात की जाए, तो क्यू क्यू डोंगियू जो है, डोंगियू क्यू डोंगियू जो है अभी वर्तमान महानिदेशक है किसके? एफएओ के, जो कि ये चीन से बिलोंग करते हैं। कौन? क्यू डोंगियू जो है, ये चीन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चीन से बिलोंग करते हैं। तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब एफएओ से मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग का क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो किस मंडल से परावर्तित होती हैं दोस्त? तो यह जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा, दीर्घ रेडियो तरंगे जो हैं, यह ओजोन मंडल से यह परावर्तित हो जाती हैं। किससे हो जाती हैं? ओजोन मंडल से परावर्तित हो जाती हैं। तो पृथ्वी के जितने भी मंडल हैं, इसको मैंने भूगोल का जो प्लेलिस्ट बनाया है, उसको उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। और वहां पर जाकर आप लोग अपना बिल्कुल जो टॉप लेवल का क्वेश्चन, जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन जो बोला जाता है, उसी का संग्रह जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके दिया गया है। और जितने भी भूगोल से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, उसको वहां पर दिया गया है। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, या उत्तर प्रदेश सिपाही या कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो। तो ये परीक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल पर जाइए,
और जो भी वीडियो मैं बनाया हुआ है कोई स्पेशल एक परीक्षा के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार जाकर देखिए और फिर बताइएगा कि सर बिल्कुल मजा आ गया आपका वीडियो देखकर, और वो भी बिल्कुल फ्री में, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है यहाँ पर। तो आप लोग को देखने में हर्ज क्या है दोस्त? ठीक है, आप लोग जो इधर उधर जो देखते हैं, आप लोग अपना कीमती पैसा देकर देखते हैं, और आपको मैं फ्री में इस टाइप का एकदम टॉप लेवल का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को देखने में कोई दिक्कत है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका भरपूर लाभ उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 है, यानी कि सवाल, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ? तो सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है दोस्त, यह जो है प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान यह सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये देखिए आ गया, किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्त? यह जो था 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो भारत के संविधान से जो 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं, उसका मैं सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी जाकर देख लें। मैं इसीलिए दोस्त बता रहा हूँ कि मैं जो भी टॉपिक बनाता हूँ एकदम बिल्कुल सिलेक्टिव बनाता हूँ, जिससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, और मैं एकदम परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लाता हूँ, जो आपके लिए बिल्कुल एकदम सटीक हो। ठीक है, और उसको मैं विस्तृत रूप से इतना अच्छे से समझा देता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल दिमाग में एक ही बार में छप जाएगा। तो ये जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, 36वां, 42वां, 44वां या 56वां है, उसको मैं उसी वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझा दिया हूँ। आप लोग जाकर वहां पर देख लें। तो यह जो 42वां संविधान संशोधन था दोस्त, यह 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23, प्रोटोजोआ कैसा जीव है? तो प्रोटोजोआ जो है, यह कैसा जीव है दोस्तों? तो यह जो है एक कोशिकीय जीव जो है, यह प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 जो है, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो चकमा शरणार्थियों का जो संबंध है जो दोस्त, यह किससे है? तो चकमा जो शरणार्थी जो है, इसका संबंध है, यह बांग्लादेश से है। किससे है? बांग्लादेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून जो है दोस्त, यह कब पारित हुआ था? तो यह 1985 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1985 में पारित हुआ था। इससे और क्या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये 1985 में कितना नंबर का संविधान संशोधन हुआ था? तो दोस्तों, यह संविधान का 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, उसी में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। और यह जो दल बदल विरोधी जो है, यह जो कानून जो है, इसको भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। किसमें रखा गया है? 10वीं अनुसूची में ये भारतीय संविधान में रखा गया है। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। किसको? दल बदल विरोधी कानून को। यह जो उससे दल बदल बदल विरोधी से जो भी संबंधित तथ्य हैं, उसको 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो अर्जेंटाइट जो है किसका अयस्क है दोस्त? तो अर्जेंटाइट जो है, यह चांदी का अयस्क है। किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, होप विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो होप विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा
ये सॉरी, ये पराहत लिख दिया गया है। ये टाइपिंग में इसको गलती कर दिया गया है। ये राजा पुरहाट थे। कौन थे? राजा पुरहाट। ये जो थे, वो विद्रोह का नेतृत्व इन्हीं ने किया था। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि वो जो विद्रोह जो है, यह कब हुआ था, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त। तो यह जो है 1820 से 1821 ईस्वी तक यह विद्रोह, वो विद्रोह चला था। अब क्वेश्चन ये उठ जाता है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हो विद्रोह हुआ कहाँ था। तो यह जो हो जाएगा दोस्त, यह छोटा नागपुर, छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में, सिंहभूम जिला में यह जनजातियों का विद्रोह था। यह जनजातियों का विद्रोह था। ठीक है ना? यह जनजातियों का विद्रोह था। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के जनजातियों का, जो हो जनजाति हो गए और मुंडा जनजाति हो गए, उन्हीं लोगों का यह हो विद्रोह जो था, जिसका नेतृत्व जो है राजा पुरहट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राजा पुरहट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 कि चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। तो चोल राजाओं के द्वारा किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया गया था दोस्त? यह जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शैव धर्म का। किसका? शैव धर्म का जो संरक्षण जो है चोल राजाओं के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। क्या है कि ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्त? तो ब्राजील में जो घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंपस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंपस कहते हैं। तो कई घास के मैदान जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लें हम लोग। तो पहला एक घास का मैदान पूछता है, प्रेयरी हो गया। प्रेयरी जो घास का मैदान हो गया दोस्त, यह जो हो जाएगा कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, एक आ जाता है डांस, जो घास का मैदान आ गया। डांस घास का मैदान जो आ गया है दोस्त, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये काफी महत्वपूर्ण बता रहे हैं आपको दोस्त, ये बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर एक ब्राजील के घास से था, लेकिन आपको यहाँ पर जो जो भी 5-7 जो घास के मैदान जो फेमस हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसका मैं टुकड़ा यहीं पर साफ कर दे रहा हूँ। तो डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया। एक सवाना घास का मैदान जो पूछता है बार बार परीक्षाओं में, तो सवाना जो हो गया, यह जो हो जाएगा अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में इसको पाया जाता है। कहाँ पर? अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में इसको पाया जाता है, सवाना घास का मैदान। नेक्स्ट आ जाता है एक पंपास घास का मैदान आ जाता है। तो पंपास की अगर बात करेंगे हम लोग, तो पंपास जो है यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। किसमें? अर्जेंटीना में पाया जाता है ये पंपास जो है, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर वेल्स और लानोस जो दिया हुआ है इसको भी देख लें यहीं पर। वेल्स देख लेंगे। वेल्स जो यहाँ पर दिया हुआ है, वेल्स घास का जो मैदान है दोस्त, यह जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। एक और इसी को कंफ्यूज करने के लिए एक और घास का मैदान पूछा जाता है, वह जो है लानोज है। लानोज या लानोस दोनों करके पूछता है। तो लानोज जो है, यह घास का मैदान कहाँ पर है स्थित है दोस्त? यह दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका में है। यह वेल्स जो था, यह दक्षिण अफ्रीका में था। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज होकर अफ्रीका अमेरिका में कंफ्यूज होकर गलत चयन मत कर लीजिएगा। ये सारे घास के मैदान जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने सबको यहीं पर सुखड़ा साफ कर दिया, ताकि आप लोग को जो परीक्षा में आत्मविश्वास की जो कमी जो है कहीं से भी ना आ पाए। आप लोग आत्मविश्वास से बिल्कुल भरपूर रहें और परीक्षा में बिल्कुल फोड़ कर आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्त।
तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी जो है, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम बादशाह या सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह दोस्त आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। यह कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग अगर भारत का संविधान का जो वीडियो मैं डाला हूं, अगर उसको आप लोग अच्छे से देखे होंगे, तो इसको बिल्कुल चुटकियों में इसका आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही विस्तार से मैंने इस इन बातों को बताया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो है, भारत का संविधान जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसमें है। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अंत में आप लोगों को मैं फिर कहूंगा कि चैनल नया है और आप लोगों से लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपेक्षित है, यानी कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर कीजिए, इसमें कोई कमी मत कीजिए। और टॉप क्लास का जो कंटेंट जो है, यानी कि बिल्कुल उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का जो कंटेंट जो है, आपको मैं इसी तरह प्रोवाइड करते रहूंगा, इसी चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर। तो आप लोग को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है दोस्त, आप लोग की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखिए, आज मैं 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन को, इन 31 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर बताया, इस 31 क्वेश्चन में 100 से भी ज्यादा प्रश्नों को मैं आपको बताया। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने बताया कि नहीं बताया। अगर नहीं बताया हूं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं सर, आपके द्वारा 100 क्वेश्चन बोला गया था, लेकिन आपने बताया नहीं 100 क्वेश्चन। तो उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। आप लोगों का कमेंट बॉक्स का काफी मुझे इंतजार रहता है, आप लोगों के मैसेज का इंतजार रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, एक अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, उसको लेकर इसी चैनल पर आऊंगा, इसके ग्लोबल क्लासेस पर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।